भूल जा रहा हूँ। वॉइस और स्क्रीन दोनों सब क्लियर? ठीक है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर मैं टैली प्राइम ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको अगर स्क्रीन नज़र आ रहा होगा तो मैंने एक नोटपैड में कुछ क्वेश्चन, एक दो, बस दो एक क्वेश्चन लिखे हैं समझने के लिए। देखिए, पहला, या तो हम सर्विस खरीद सकते हैं किसी से, याद रखिएगा, या हम सर्विस बेच भी सकते हैं। जैसे अभी आप लोग उस स्थिति में हैं कि आप मेरे से सर्विस खरीद रहे हैं, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना एक सर्विस है, और उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। और मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं सर्विस को बेच रहा हूँ। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं सर्विस दे रहा हूँ, वो मैं बेच रहा हूँ। तो ऐसे ही क्या है ना कि मेरी कंपनी परचेज कर रही है सर्विस ऑफ कुरियर। मान लीजिए मुझे कोई सामान या कोई चीज़ आपको बाई पोस्ट भेजना है, कोई स्टडी मटेरियल ही समझिए। तो मैं क्या करा कि एक कुरियर वाले को पकड़ लिया, और कुरियर वाले से मैंने आपको सामान भेजा। सामान का दाम अलग है, वो ठीक है, लेकिन जो कुरियर वाला बंदा है उसने मुझे एक सर्विस दिया कि मेरा सामान आप तक पहुंचा रहा है। तो अगर उस सामान को पहुंचाने पर वो जो चार्ज लेगा वो सर्विस चार्ज हुआ, साथ ही उस पर वो जो टैक्स लेगा वो होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने परचेज किया एक सर्विस ऑफ कुरियर फ्रॉम इकोम एक्सप्रेस। एक इकोम एक्सप्रेस है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ का, कुरियर का। तो मैंने कुरियर करने का इससे बोला कि मेरा सामान पहुंचा दो इकोम एक्सप्रेस को, जो कि कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। साथ ही वो कितने रुपीज का है, 25,000 का है, विथ 18% जीएसटी। मतलब उस पर 18% जीएसटी भी लगा। 18% जीएसटी, आई जीएसटी, 25% जीएसटी, आई जीएसटी। जहां पर भी एक अमाउंट बोल दिया हो बस जीएसटी, वो समझिए आई जीएसटी है। अब आपको देखना होगा कि वो इंटर स्टेट हो रहा है कि इंट्रा स्टेट हो रहा है। अगर इंट्रा स्टेट है तो आधा आधा खुद लग जाएगा सी और एस, और अगर इंटर स्टेट है तो आपका पूरा का पूरा 18% या 25% जो भी होगा वो लगेगा। तो पहले हम लोग ये परचेज वाला काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, ट्रेन का साउंड ज़्यादा हमसे ज़्यादा होगा। मैं टेली प्राइम को ओपन कर लेता हूँ। मैं सर्च में गया, लिखा TALLY टेली प्राइम। खुल रहा है, खुल जाने दीजिए फिर बताते हैं। खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी टेली प्राइम ओपन हो गई है। इसमें हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग कैसे परचेज करेंगे सर्विस को। अगर मैं किसी से कोई सर्विस का काम करवाया हूँ, कोई सर्विस उठाया हूँ, तो उसके एंट्री या ट्रांजैक्शन को कैसे लोड करेंगे, इसमें नोट कैसे करेंगे। तो मैं एक नई कंपनी बना लेता हूँ। एजुकेशनल मोड में गया मैं, थोड़ा स्लो है कंप्यूटर, शुरुआत में स्लो है फिर ठीक चलता है। क्रिएट कंपनी में मैं एक नई कंपनी बना लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे कि मान लीजिए कंपनी का नाम है सर्व, नाम कंपनी है, यूपी की है, यूपी। बाकी सारा डिटेल्स मैं फीड नहीं कर रहा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेंटेन अकाउंट्स यस रहेगा। बिल वाइज डिटेल्स अभी मैं नहीं पढ़ा रहा इसको, अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं।
इन्वेंट्री में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन्वेंट्री, ठीक है, बैच वाइज डिटेल भी ठीक है। बैच वाइज याद है आप लोग को पढ़ाया था मैं, बैच वाइज मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट सेट करना, वो याद रखिएगा। अभी जो टास्क मिलेगा वो सब मिक्स होगा। यहाँ जीएसटी नंबर, मेरे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, मैं फिलहाल के लिए क्या करूँगा, मतलब मेरे पास है एग्जाम्पल वाला मैं, लेकिन मैं भर नहीं रहा हूँ, मैं गलत ही ऐसे ही 09 करके ऐसे लिख दिया। सिखाने जा रहा हूँ ना, तो मैं गलत ही डाल के ऐसे ही आगे बढ़ गया। ईवी बिल को अभी फिलहाल नो करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद एक्सेप्ट। अब ध्यान से समझिएगा करना क्या है। क्वेश्चन मेरे पास सिंपल सा लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा कि परचेज सर्विस ऑफ कुरियर, मतलब कुरियर का सर्विस मैंने किसी से परचेज किया, मतलब मुझे कोई सामान कुरियर करवाना था तो मैंने कहा कि भाई मेरा कुरियर कर दो। किससे खरीदा मैंने? इकॉम एक्सप्रेस से, ठीक है, ऑफ ₹25,000 विथ जीएसटी। अब ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर लिखा होता ऑन कैश, अब ध्यान से समझिए क्या लिखा होता है, ऑन कैश, मतलब नगद देकर मैंने काम करा लिया, ठीक है, मतलब इकोम एक्सप्रेस को मैंने कैश दे दिया है। तब हम लोग यहाँ पे इसकी वाउचर में एंट्री करेंगे। और वाउचर कौन सी वाउचर में एंट्री करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, हम लोग वाउचर यूज करेंगे F9 यूज करके। कौन सा? परचेज। हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोग सर्विस को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और जब भी आप परचेज वाउचर ओपन करते हैं तो याद रखिएगा, आपको हमेशा ये आइटम वाइज दिखता है। जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ आइटम बताइए, फिर आपसे पूछता है क्वांटिटी बताइए, फिर पूछता है रेट बताइए, फिर अमाउंट। लेकिन हम किसी से सर्विस ले रहे हैं तो उसकी नहीं तो क्वांटिटी होती है, न रेट होगा, एक अमाउंट होता है कि इतने का सर्विस चार्ज हुआ। अब क्वांटिटी रेट सामान पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम को हम हटा देंगे। तो याद रखिएगा, परचेज लेजर जब हम ओपन करते हैं या परचेज वाउचर जब हम ओपन करते हैं तो चेंज मोड एक ऑप्शन आता है जिसमें 3 मोड है। पहला, आइटम इनवाइस। जब कोई हम आइटम खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो आइटम इनवाइस लेके चलेंगे जहाँ पे नेम ऑफ आइटम, उसकी क्वांटिटी, रेट, पीसीएस, ये सब बताते हैं। और एक और ऑप्शन आता है अकाउंटिंग इनवाइस। अकाउंटिंग इनवाइस का काम क्या है कि जब हम कुछ सर्विस से रिलेटेड काम करते हैं जहाँ पे हमारा सामान नहीं होता और हमको फॉर्मेट ऐसा ही चाहिए, तो हम लोग लेते हैं क्या चीज़, अकाउंटिंग इनवाइस। और एक आता है चेंज मोड जिसमें आता है एज वाउचर। एज वाउचर क्या होता है? एज वाउचर पे जैसे ही हम क्लिक करके एंटर करेंगे तो हमको क्रेडिट और डेबिट देखने को मिल जाएगा। तो अगर हमको डेबिट क्रेडिट में एंट्री करना है तो एज वाउचर यूज करेंगे, सामान की एंट्री करना है तो आइटम इनवाइस करेंगे, और सर्विस की एंट्री करनी है तो चेंज मोड मोड में आप किसको लेंगे, अकाउंटिंग इनवाइस को लेंगे। तो अभी हम लोग को बेसिकली करना क्या है, डेबिट क्रेडिट भी नहीं करना, सामान भी नहीं बेचना, मुझे मतलब खरीदना है, मुझे खरीदना है सर्विस। तो मैं यहाँ पे सप्लायर नंबर डालूंगा। और यहाँ पे पार्टी नेम देखिए, पार्टी नेम में यहाँ पे क्या लिखा है, इकोम एक्सप्रेस। लेकिन यहाँ पे कह दिया कि ऑन कैश, मतलब नगद में काम हो गया। तो हम लोग यहाँ पार्टी नेम में कैश रखेंगे, न कि नाम रखेंगे। लेकिन कैश रखने के बाद जब हम एंटर करेंगे ना, एंटर करके आगे जब बढ़ जाएंगे तब हम लोग से पूछेगा सप्लायर का बिल नंबर बताओ या सप्लायर का नाम बताओ। तो आप यहाँ पे उसको मिटा के, जैसे कि आप इसको जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इकोम एक्सप्रेस। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, नगद में खरीदे तो हैं, ठीक है, परचेज किए हैं, लेकिन किससे खरीदे हैं वो डिटेल भी हम यहाँ पे बताते हैं। इससे जब बिल जनरेट होता है तो इससे पता रहेगा कि कौन सप्लायर था जिससे हमने सामान खरीदा है, भले ही नगद में खरीदा है। तो कैश में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पार्टी नेम में कैश, और लेकिन यहाँ पार्टी डिटेल्स में उसका नाम दे देंगे। लेकिन अगर कैश में नहीं हो रहा होगा तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर पार्टी नेम के जगह पे कैश जो लिखे हैं यहीं पे आप एक लेजर क्रिएट करेंगे डायरेक्ट इकोम एक्सप्रेस का। मतलब जब उधार की ट्रांजैक्शन होगी तो पार्टी नेम में उस बंदे का नाम, जब कैश ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे कैश, और पार्टी डिटेल्स में उसका नाम, लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उधार मान के चल रहा हूँ,
तो मैंने लिख दिया ईकॉम एक्सप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इससे परचेज कर रहा हूँ, मीन्स मैं पैसा दूंगा, तो मैं अभी उधार हुआ है तो सन्ड्री क्रेडिटर ले लूंगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ा। इसका मैं डिटेल भर सकता था, नहीं भर रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा। अब एंटर करते हुए जब हम आगे आ जाएंगे, पार्टी डिटेल यही रहेगा क्योंकि मैंने लेजर ही यही बनाया है। अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, मैंने क्या चीज की सर्विस उससे खरीदी है, तो मैंने खरीदी है सर्विस कुरियर का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमको कुरियर चाहिए, तो अल्ट के साथ सी करेंगे और लिखेंगे कुरियर सर्विस। ठीक है, सर्विस। अब सवाल उठता है ये कुरियर सर्विस को किसके अंडर रखेंगे, तो इस कुरियर सर्विस को हम रखेंगे परचेज अकाउंट, क्योंकि हम अगर परचेज कर रहे हैं सर्विस को तो सर्विस का नाम ऊपर में रख दीजिए और उसको अंडर रखिए परचेज के। ऐसे ही अगर सर्विस को सेल कर रहे हैं तो ऊपर में सर्विस का नाम और अंडर रखिए क्या चीज, सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इसको रखेंगे परचेज अकाउंट। अब उसके बाद हम एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा है HSN कोड, SSC कोड लिखा है ना। HSN कोड सामान के लिए होता है और SSC कोड होता है सर्विस के लिए। तो अब ये तो हम लोग का कुरियर का एक सर्विस है ना, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स करते हुए एक सर्विस मत कोड दे देंगे, 6 अंक का होता ही है। अब यहाँ पे जीएसटी डिटेल को आप जरूर सेट करेंगे। देखिए ये परचेज अकाउंट के अंदर कुरियर सर्विस है, लेकिन यहाँ पर आप स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर में एंटर करेंगे, टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पर आप IGST बता देंगे 18%, ऑटोमेटिक C और S बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा हम लोग आइटम में जैसे या ग्रुप में डालते थे परसेंटेज, यहाँ पे हम लोग उस सर्विस का नाम बनाएंगे, उसको परचेज है तो परचेज में, सेल है तो सेल में, और फिर यहीं पर हम लोग उसका परसेंटेज सेट करेंगे। परसेंटेज सेट किए बगैर अमाउंट नहीं आएगा। अब एंटर करते हुए हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा, सर्विस, क्योंकि ये क्या है, सर्विस है। एंटर करते हुए फिर इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने 15,000 का क्या किया है, परचेज किया है। जैसे कि मेरा क्वेश्चन क्या लिखा हूँ मैं, सॉरी 25,000 लिखा है जी, 25,000 का 18% GST के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 25,000, 25, ओहो बता लेते हैं, 25,000 एंटर करेंगे। अब कौन सा GST लगाएंगे, ईकॉम एक्सप्रेस भी यूपी का, मैं भी यूपी का, तो जाहिर सी बात है दोनों यूपी, तो सी और एस दोनों जीएसटी लगेगा। तो अल्ट के साथ सी कर लेंगे क्योंकि कोई लेजर तो है नहीं, तो यहाँ पे बना लेंगे सी जीएसटी और रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। अब यहाँ पे क्या लेंगे, जीएसटी। अब सी जीएसटी बना रहे हैं तो उसको किसके अंदर रखेंगे, सी के अंदर, तो सी जीएसटी ले लेंगे। और यहाँ पे परसेंटेज मत डालिएगा, कभी भी जीएसटी वाले में परसेंटेज नहीं डालना है। सी जीएसटी देखिए आ गया अमाउंट, यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो सी जीएसटी का अमाउंट आ गया। ऐसे ही अब हम लोग अल्ट के साथ सी करके बनाएंगे एस जीएसटी। अब इसको किसके अंदर रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और क्या लेंगे, एस जीएसटी और एक्सेप्ट। तो अब देखिए सी और एस दोनों बराबर अमाउंट आ गया और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग अगर कोई सर्विस परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री पास करेंगे। क्लियर है सबको। अभी हम सेल के लिए बताएंगे, लगभग लगभग सेम प्रोसीजर है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें थोड़ा डाउट होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, सेल का और उसका सबका सेम प्रोसीजर होता है परचेज का। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए ना। चलिए 2 लोग रिस्पॉन्स बस किए थे। चलिए सेल वाला देख लीजिए, शायद क्लियर हो जाएगा। ध्यान से नोटिस करते चलिएगा, सेम प्रोसीजर है, क्वेश्चन बस ध्यान से समझ लेंगे हम लोग। लिखा है कि हम लोग सर्विस सेल कर रहे हैं। क्या चीज का सर्विस है, एडवर्टाइजमेंट का। मान लीजिए मुझे क्या करना है ना, किसी को कोई चीज का प्रचार करवाना है तो मैं सर्विस देता हूँ कि भाई मैं आपका प्रचार करवा दूंगा, मैं बस चार्ज लूंगा। तो राजकुमार एक ग्राहक है मध्य प्रदेश के, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट की सर्विस मुझसे क्या की, खरीदी, मतलब मैंने इसको बेचा।
मैंने कहा कि भाई तुम्हारा मैं प्रचार कर दूंगा। मान लीजिए ये इलेक्शन में खड़े होने वाले थे, नेता बनने वाले थे, तो इनको अपना प्रचार करना था गली गली मोहल्ले मोहल्ले। तो मैं इनको कहा कि ठीक है आप 10,000 रुपये मुझे दो, मैं आपको 10,000 पैनल आपका मैं स्क्रीन, यहाँ होर्डिंग वहाँ होर्डिंग लगवा दूंगा और आपका टीवी पे ऐड चलवा दूंगा, ये सारी चीजें। तो मेरा सर्विस क्या मैं बेच रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट करने का। ठीक है। तो अब क्या है कि राजकुमार मेरे ग्राहक हो गए जो कि एमपी के हैं। इनसे मैंने लिया 35,000 रुपये प्लस 25% उस पर क्या ले रहा हूँ मैं, जीएसटी ले रहा हूँ। ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश के हैं, मैं यूपी का, ये मध्य प्रदेश के, मैं यूपी का, तो लगेगा आईजीएसटी। तो सिंपल सी बात कि करेंगे कैसे, जैसे परचेज किए थे एज इट इज सेम है, बस परचेज वाउचर की जगह सेल्स का वाउचर यूज करेंगे और परचेज के अंदर के जगह पे सेल्स के अंदर रखेंगे। बस देखिए कैसे करना है। आप F8 प्रेस करेंगे। सबसे पहला काम, अगर कैश में है तो कैश ले लेंगे और बाद में जाके उसका हम यहाँ पे नाम भर देंगे। ठीक है, राजकुमार जो भी था। लेकिन अगर उधारी है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम उसके नाम का लेजर बनाएंगे। तो पता ये चला, एक चीज नोटिस करिएगा, लेजर उसी पर्सन का बनेगा जिससे उधारी ले क्या है किया गया हो, या तो हम उधार में बेचे हों या उधार में लेकर आए हों। अगर नगद हो गया है तो उसके नाम की लेजर नहीं बनेगी। ठीक है। और साथ ही पार्टी नेम के जगह पे हम नगद वर्ड यूज करेंगे, मतलब कैश लिखेंगे। हाँ, पार्टी डिटेल्स में उसका डिटेल भर सकते हैं, वहां लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए ये उधार है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया राज कुमार। एंटर करते हुए नीचे आएंगे। अब इसको मैं बेच रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि ये पैसा देगा, तो सन्ड्री डेटर हो गया। बाकी डिटेल भी मैं भर सकता हूं, मैं इसको कर देता हूं अनरजिस्टर्ड। ठीक है, एंटर करते हुए आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा कुरियर का सर्विस नहीं है मेरे पास, मेरा सर्विस का नाम क्या है, क्या है मेरा सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, एडीवी, लेकिन आ नहीं रहा है। तो हम लोग यहीं पे क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे लेजर। क्या नाम से बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट सर्विस। इसको रख लेंगे किसके अंदर, सेल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे आपसे सारा वही प्रोसीजर जैसे परचेज में था। पहले वाले को टाइप्स ऑफ लेजर को नो, नॉट अप्लीकेबल, और नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल, और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स में इस सर्विस का कुछ कोड डाल दीजिए 6 अंक का। स्पेसिफाई डिटेल्स लीजिए और यहाँ टैक्सेबल के बाद इसका परसेंटेज बता दीजिए जो कि शायद 25% था। एंटर करते हुए हम लोग इसको सर्विस को ही रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर नोटिस करिएगा तो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस लिख के आ गया है, जिसका हम लोग यहाँ पे अमाउंट टाइप करेंगे। कितना था अमाउंट, मुझे याद नहीं रहता, 35,000, 25% के रेट से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 35,000 लिखेंगे और एंटर करके अब कौन सा जीएसटी लगाएंगे, CGST लगा रहे हैं तो देखिए अमाउंट आ गया, लेकिन हमको CGST नहीं लगाना है। याद रखिएगा हम राजकुमार बनाए थे, लेकिन मिस्टेक क्या है कि CGST का अमाउंट इसलिए आया क्योंकि इसका स्टेट हम लोगों ने मध्य प्रदेश नहीं किया था। तो ऐसा सिल्ली मिस्टेक मत करिएगा, इसका स्टेट मध्य प्रदेश कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पे भी क्या करना होगा, मध्य प्रदेश, ये बंदा मध्य प्रदेश का है। अब देखिए अगर मैं कोशिश करूंगा और आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मे बी CGST का अमाउंट देखिए गायब है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का, तो जाहिर सी बात है IGST लगेगा। तो हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, IGST, और इसको रखेंगे किसके अंदर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे और लेंगे IGST और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए IGST का अमाउंट आ गया। इसी का अगर मुझे इनवाइस बना के देना हो, सेल होता है ना, सेल का बिल बना के देना हो, तो कंट्रोल के साथ P करना है, आई प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पे एक इनवाइस जनरेट हो जाएगा, टैक्स इनवाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, सर्विस का नाम, जीएसटी कौन सा लगा है, HSN SSC कोड, और सारा डिटेल्स आ जाएगा। याद रखिएगा जो हमारी कंपनी है, मैं रेगुलर स्कीम के तहत रजिस्टर कर रहा हूँ हर बार, इसलिए सेल पे टैक्स, आपको टैक्स इनवाइस दिख रहा है। आप लोग अगर घर पे कभी प्रैक्टिस करिएगा तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर करके अपनी कंपनी बनाने के टाइम, और आगे आप सेल करेंगे ना तो उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं,
कोई भी टैक्स CGST SGST नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कंपोजिशन स्कीम में आपको बताया है कि सेल पर टैक्स नहीं लगता। और साथ ही आप जब उसका बिल प्रिंट करेंगे तो वहां पे टैक्स इनवाइस के जगह पे लिखा होगा बिल्स ऑफ सप्लाई। तो कभी करके देख लीजिएगा आप लोग प्रैक्टिकल। मे बी यहाँ तक आपको सेल करने तक समझ आया, यस या नो? सर्विस को कैसे सेल करना है और परचेज करना है, इजी था ना? कोई रिएक्शन? मनोज जी, विनी जी, अर्चना जी, ठीक है, 3 रिएक्शन आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से, अब हम लोग को 3-4 चीजें सीखनी है। बिल वाइज डिटेल, देखिए 2 चीजें होती हैं। एक होता है बैच वाइज डिटेल, जिसमें क्या रहता है, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, बैच डिटेल्स, ये सारी चीजें याद होगा, मैंने पढ़ाया है। ठीक है। अब एक चीज होता है बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल क्या होता है? बहुत अच्छी चीज है। हमको किस व्यक्ति से कितना रुपए लेना था, किस व्यक्ति से कितना रुपए देना है, और कितने दिन में देने के लिए हमने बोला था, या कितने दिन में वो देने के लिए बोला है, ये सारी चीज को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को उधार में सामान दिया, ठीक है, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो बोला था पैसा दे देगा, नहीं दिया, और 2 महीने या 3 साल बाद आया मेरे पास, या 3 साल मान लीजिए 6 महीने बाद आया, मुझे याद थोड़ी रहेगा, या तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने इसको उधार में सामान दिया था। जब आया बंदा, अब मुझसे कहा कि भाई मुझे फिर से ये सामान दे दो उधार में, तो जब मैं एंट्री करने जाऊंगा ना उसके नाम पे, तो तुरंत वहां पर वार्निंग करेगा कि ऑलरेडी इसके नाम पे पैसा बाकी है, इससे वसूल लो, है ना, समझे? तो बिल वाइज डिटेल क्या होता है कि किस व्यक्ति पे कितना। आवाज आ रहा है मेरा? ट्रेन जा रहा था, हाँ ठीक। तो वो क्या कर रहा हूँ मैं, बिल वाइज डिटेल आप लोग को समझ आया होगा कि किस व्यक्ति पे कितना बाकी है, कितना दिन में देने के लिए बोला है, और कितना दिन एक्सटेंड हो गया, बोलने से ज्यादा कितना दिन पे चला गया, ठीक है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं बिल वाइज डिटेल या क्रेडिट डेज। उधार की दिन कितने दिन की होती है। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली इसी कंपनी में कंटिन्यू करके बताता हूँ। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पहले 4 चीजों को समझेंगे। मतलब यहाँ पे बिल वाइज डिटेल हमारा आज का टॉपिक है, कह सकते हैं। जीएसटी सर्विस के बाद बिल वाइज डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स, जिसमें 4 चीजें आती हैं। पहली चीज हम लोग को जो समझना है, न्यू रेफरेंस। दूसरा अगेंस्ट या एडजस्ट रेफरेंस भी बोलते हैं कुछ लोग, रेफरेंस। एक होता है एडवांस और एक होता है ऑन अकाउंट। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टैली में। कहीं काम करते हैं तो उधारी वसूलने में ये बहुत अच्छा काम आएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने परचेज किया, डायरेक्ट मैं उधार की एंट्री सब लेके चलूंगा। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट डेज गिवन ओनली 50 डेज। मतलब जो उधार के दिन हम लोग को दिया गया है, 15 दिन में हमको पैसा चुकाने की बात उसने कह दिया है, ठीक है। अब सामान क्या है, जैसे कि 2-3 ठो आइटम बना लेते हैं। आइटम है और उसका क्वांटिटी है, और फिर उसका रेट है। ऐसा कर देते हैं, क्वांटिटी और रेट है। अब यहाँ पे मान लीजिए आइटम, बस मैं एक ठो ले लेता हूँ, एक एक ठो सामान से मैं कर दूंगा। माउस, और यहाँ पे मान लीजिए 350 की रेट से, इतना में हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए ये परचेज के लिए हो गया। एक हो गया सेल, मैंने सेल किया किसी से गुड्स ऑफ रुपीज, सेल गुड्स ऑफ रुपीज, ऐसा, सेल गुड्स टू राहुल इलेक्ट्रॉनिक, राहुल को मैंने बेचा,
यहाँ मैं जीएसटी नहीं बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक, या जीएसटी भी लगाते चलेंगे तो वो अलग मुद्दा होगा। अरे आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक ऑन क्रेडिट 50 डेज क्रेडिट के, सीआरडी या क्रेडिट के हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि राहुल से इलेक्ट्रॉनिक को हमने सामान बेचा, अब 15 दिन उसको उधार के दिए, मतलब 15 दिन में उसको पैसे चुका देने हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आइटम ही है, सामान ही है, और उसका क्वांटिटी है, और यहाँ पे उसका रेट है। तो मेरे पास एक ही सामान बना हुआ है, माउस, और मैंने एक क्वांटिटी का दिया 650 की रेट से, उधार है। क्लियर। मान लीजिए ये हुआ 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, और ये हुआ मान लीजिए 1 मई को। मंथ चेंज हो सकते हैं हम लोग 1-2 तारीख के बाद। और यहाँ पे इसी बंदे ने उससे 1 जून में फिर से पैसा दिए बगैर 1 जून को फिर से उधार लेने आ गया, ठीक है। और इस बार वो कह रहा है कि मुझे कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। अब समझिएगा, कीबोर्ड उसको चाहिए 2 पीस 450 की रेट से। अच्छा सॉरी, ये इसे चाहिए नहीं, मैं खरीद रहा हूँ इसी से, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बेचने वाला मेन ये वाला होगा, 1/6 के बाद बेचने वाले में वार्निंग आएगा, खरीदने वाले में वार्निंग नहीं आता। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जुलाई। 1/7 को यही राहुल मुझसे खरीदने आ गया कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड 1 पीस, और 650 की जगह पे 850 में। तो यहाँ पे तुरंत वार्निंग आएगा कि इसने अभी तक इस माउस वाले का पैसा पे नहीं किया है, एक बिल पेंडिंग है। तो पहले हम या तो चाहें तो कंटिन्यू हम इसको बेच सकते हैं, या तो पहले इससे पैसा लेंगे तब आगे काम कर सकते हैं, है ना। तो हमारे ऊपर वो चॉइस होगी। तो ये काम कैसे करेगा, चलिए इसको समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले समझिएगा न्यू रेफरेंस क्या होता है। न्यू का मतलब हो गया नया, और रेफरेंस का मतलब हो गया बिल। यहाँ पे ऐसे समझिएगा, न्यू रेफरेंस मतलब नया बिल। अगेंस्ट रेफरेंस, ये रेफरेंस होगा। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि पहले से जो बने हुए रेफरेंस या बिल है उसके अगेंस्ट आप बना रहे हो, ठीक है। एडवांस मतलब पहले अगर किसी ने एडवांस पैसे दे दिए तो उसका काम होगा। तो चलिए पहला काम यहाँ शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन में ये परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, तो याद रखिएगा पहले हमको बिल वाइज डिटेल को यस करना होगा। तो बिल वाइज डिटेल को यस करने के लिए आप कहाँ, कंपनी में फीचर में चले जाएंगे, यहाँ पे फीचर्स में। यहाँ पे अगर आप नोटिस करिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा है इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस रखेंगे और कंट्रोल ए कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा कि जब मैं काम करूंगा वाउचर में, अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ सामान को। अब सामान खरीदना है, इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर के जगह हम चेंज मोड करेंगे और ले लेंगे आइटम इनवाइस। अब सप्लायर का मैं इनवाइस नंबर टाइप करूंगा और एंटर करके हम एक नाम बना लेते हैं। तो अल्ट के साथ सी करेंगे, और हम लोगों ने यहाँ पे जो बंदे का नाम था जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, क्या है, अनिल इलेक्ट्रॉनिक, वो नाम हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे। मैंने लिख लिया अनिल इलेक्ट्रॉनिक। अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन आएगा मेंटेन बैलेंस, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अरे आप, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रहने देंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद कभी कभी क्या होता है ना, आपका दोनों जगह यस होने के बाद भी क्या कहते हैं, ऑन अकाउंट या रेफरेंस इस टाइप के वैल्यू नहीं आते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्रिएट में जाके एक लेजर बना लेता हूँ, क्या चीज़, परचेज का, और परचेज को रख लेते हैं परचेज अकाउंट के अंदर, एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं माउस का लेजर बना लेता, सॉरी आइटम बना लेता हूँ, MOUSE माउस प्राइमरी, और यहाँ पे क्रिएट करके मैं रखूंगा PCS। अब देखिए
यहाँ पे मैं कह दिया 2 पीस 350 की रेट से, एंटर करते हुए आगे आए तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट करने से पहले ये 4 ऑप्शन आया, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। बाय डिफॉल्ट देखिए न्यू रेफरेंस सिलेक्टेड है। परचेज और सेल में जब आप काम करोगे तो बाय डिफॉल्ट न्यू रेफरेंस सिलेक्ट रहेगा, और पेमेंट और रिसिप्ट में आप काम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट होगा। तो अब न्यू रेफरेंस क्या है कि नया बिल बना रहे हैं। हाँ, एक चीज और, मेंटेन बिल वाइज यस होने के बावजूद कभी कभी यहाँ पर नहीं शो करता है ऑन अकाउंट। अभी तक आप लोग काम किए होंगे तो जनरली किसी में आया होगा, किसी में नहीं आया होगा। तो कभी नहीं आ रहा होगा, फीचर में भी यस है और अभी लेजर में भी यस होने के बावजूद भी नहीं आता, तो याद रखिएगा यहाँ नीचे कोने में कन्फिगर लिखा हुआ मिलेगा। कन्फिगर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ मिलेगा, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन। ये नो रहना चाहिए। अगर यस कर देते हैं और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अब देखिए मैं बैक आके वापस एंटर कर रहा हूँ, कुछ आया नहीं, डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए आया। तो क्या मैंने बताया आपको, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में भी जाना होगा और यहाँ पे ये ऑप्शन यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन, इसको नो रखना है और कंट्रोल ए कर लेना है। अब देखिए जब मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली बार किसी लेजर के थ्रू हम कोई सामान खरीद रहे हैं उधार में, तो हम इसके नाम पे बिल को चढ़ाएंगे या नया बिल बनाएंगे। देखिए उधार खरीदने और बेचने पे नया बिल बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे उधार खरीद रहे हैं इसलिए न्यू रेफरेंस नया बिल बनाएंगे। अब क्या बिल होगा, अब देखिए नेम यहाँ पे हम डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ इनवाइस नंबर आपका ऐड होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, मान लीजिए न्यू रेफरेंस कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया है, परचेज किया है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है ड्यू डेट, क्रेडिट डेज, क्रेडिट डेज यूज किया ना, तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट डेट कितना दिन के लिए मेरे को मिला है, तो यहाँ पे बोला है 15 दिन का क्रेडिट डेज दिया गया है। तो मतलब मुझे 15 दिन में पैसे चुका देने हैं, तो मैं यहाँ पे चढ़ा दूंगा कि मुझे 15 दिन में इसके पैसे पे करने हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ऑटोमेटिक मुझे पेमेंट का डेट बता देगा कि इतने तारीख को आप पेमेंट करना, 700 रुपये है। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये था न्यू रेफरेंस। ऐसे ही जब हम कोई सामान सेल करते हैं, नोटिस करिएगा, तो सेल करने के टाइम देखिएगा, वन आइटम हम राहुल इलेक्ट्रॉनिक को बेच रहे हैं और क्रेडिट दिन कितने दिन का मिला है, 15 दिन का। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट कर ले रहे हैं लेजर राहुल, और राहुल को रख लेते हैं किसके अंदर, सन्ड्री डेटर के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग रख लेंगे एक एक और लेजर बना लेते हैं, क्या नाम से, सेल अकाउंट, जिसको रख लेंगे सेल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेंगे सामान, जैसे माउस लिए एक क्वांटिटी, और मैंने कह दिया 850 की रेट से। नीचे जैसे ही हम आएंगे एंटर करेंगे तो आपसे फिर से देखिए न्यू रेफरेंस पे रुका है, क्योंकि अब राहुल के नाम पे एक बिल बन रहा है और नया बिल बन रहा है, और राहुल से हमको पैसा लेना है तो हम उसके नाम पे एक बिल तैयार करेंगे कि ये बंदा मुझे 15 दिन में पैसा देने के लिए बोला है, तो मतलब मुझे उससे पैसा कब लेना है, 16 अप्रैल को। तो एंटर करते हुए इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर समझ आया? यहाँ तक समझे आप लोग? बिल वाइज डिटेल का न्यू रेफरेंस, हमने एक बिल तैयार किया जिसमें बताया कि इतने दिन में हमको इससे पैसा लेना है। ठीक है ना, अब आगे थोड़ा सा समझिएगा। मैंने बोला कि अगर दोबारा, जैसे कि यहाँ पे दोबारा मैं परचेज कर लेता हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट डेज। अच्छा, कीबोर्ड खरीदें, सेम है। तो अब मुझे लेजर बनाना तो है नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। मैं यहाँ पे परचेज वाउचर में चलता हूँ और मैंने कह दिया, मान लीजिए 6 इनवाइस नंबर है, मैंने कहा कि अनिल से मैं, हाँ, एक यहाँ पे मैं F2 करके डेट डाल दे रहा हूँ कि 1 मई को ये मैं खरीद रहा हूँ अब अनिल से। और अनिल से यहाँ पे परचेज ले लेंगे। क्या ले रहे हैं इस बार, अल्ट के साथ सी करते हुए मैंने बना लिया कि
बोर्ड और यहाँ पे प्राइमरी और यहाँ पे पीसीएस रख लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, जैसे कि मान लीजिए 3 पीस कर देता हूँ 650 के रेट से। एंटर करते हुए नीचे आएंगे तो तुरंत हमसे फिर से पूछेगा, और देखिए न्यू रेफरेंस में है। एंटर करेंगे और यहाँ पे हम बताएंगे कि इसने भी 15 दिन बाद इस बिल का पेमेंट करने के लिए बोला है। एक्सेप्ट। अब देखिए एक चीज समझिए, मैंने बोला था नोटिफिकेशन आएगा, तो वो परचेज वाले के लिए नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो सेल के लिए आएगा। ठीक है, तो मैं राहुल को मान लीजिए सेल कर रहा हूँ 1 जुलाई को या जून को मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, सेल्स वाउचर में गया और यहाँ पे मैंने किसका नाम ले लिया, राहुल। और राहुल लेने के बाद मैंने यहाँ पे सेल्स लिया और मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, कीबोर्ड। इसको मैं दो बेच रहा हूँ, कितना 950 के रेट से। देखिए कोई वार्निंग नजर नहीं आया, और मैंने कहा था कि वार्निंग आएगा अगर उसने पहले बिल का पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे नोटिस करिए, जब मैं राहुल का लेजर बनाया था कंट्रोल एंटर, तो यहाँ बिल वाइज डिटेल जो ऑप्शन था, यहाँ पे अगर मैं जिस भी सन्ड्री डेटर के अंदर यहाँ पर यस कर देता हूँ, जो कि लिखा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, मतलब उसके क्रेडिट डेज को पहले चेक कर ले। ठीक है, अगर मैं इसको यस कर देता हूँ ये मेंटेन बिल वाइज डिटेल को, लास्ट वाले ऑप्शन को, अब देखिएगा जब कभी मैं राहुल का नाम लेके आगे बढ़ूंगा और काम करूंगा, जैसे कि सेल, अब मैं कहता हूँ कीबोर्ड 6 पीस 8, देखिए 6 पीस जैसे ही मैं डाला था एक नोटिफिकेशन आया था। फिर से मैं बैक करके दिखाता हूँ, वाउचर में गया, फिर से मैंने राहुल लिया, सॉरी माय मिस्टेक, राहुल। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन आया, 1 बिल्स ऑफ राहुल इज आउटस्टैंडिंग ड्यू टू ड्यू डेट एक्सीडेड, मतलब इसका जो ड्यू डेट था कि इसको बंदे को मेरे को पैसा देना था, इसने नहीं दिया, वो दिन से आगे चला गया। अब समझिए 1 अप्रैल को ये राहुल ने सामान खरीदा था मेरे से, मैंने इसको बेचा था और बोला था 15 दिन में पैसे दे देना, वहां क्रेडिट डेट कितना का था, 15 का, और अभी डेट कितना आ रहा है, 1 मई, तो 15 दिन से पार हो गया और अभी तक इसने पेमेंट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे तुरंत वार्निंग आ रहा है। अगर मेरे को मर्जी है कि हाँ तब भी मैं इसको पैसा दूं, तो या सॉरी सामान दूं, तो मैं एंटर करके आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अगर एरर दिख गया तो मैं इससे पहले पुराना बिल का हिसाब लूंगा। तो ये होता है इसका फायदा। अब चलिए, जैसे कि मैं इसमें मान लीजिए आगे मैं इसको बेच ही देता हूँ, कीबोर्ड 2 क्वांटिटी 650 की रेट से, एंटर एंटर एंटर, और न्यू रेफरेंस बना लेते हैं, और इसका भी 15 दिन में पैसा देने के लिए बोला है। हाँ, तो आपको न्यू रेफरेंस समझ आया होगा, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ अगेंस्ट रेफरेंस बता दूं ना, वो जरूरी भी है। समझ आया न्यू रेफरेंस? एक हाथ, ठीक है मनोज कुमार जी, ठीक है, 2 लोग का हुआ, अर्चना जी भी गुड। अब यहाँ पे देखिएगा अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, जो भी बिल्स हैं उनके पेमेंट मिलना या उनके पेमेंट करना अगेंस्ट रेफरेंस में है। न्यू रेफरेंस में हम बिल बनाते हैं कि किसको देना है और किससे लेना है, लेकिन अगेंस्ट रेफरेंस में हम उन बिल को काट कर पेमेंट करते हैं। बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो उन बिल्स के पेमेंट को अगेंस्ट रेफरेंस कहा जाता है। तो पेमेंट करना या पेमेंट रिसीव करना, तो रिसिप्ट वाउचर में पेमेंट अगर रिसीव हुआ और पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसका होगा किसमें, पेमेंट वाउचर में। तो क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, बंदा 350 × 2 मतलब 500, हाँ, मान लीजिए अनिल कुमार को मैंने पेमेंट किए 700 रुपीज, और मैंने ये कहा कि 700 रुपये मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, जिसमें से 500 रुपये आप ये जो 1 अप्रैल का ड्यू है वो काट लो, और बचा हुआ पैसा आप जो मेरा नेक्स्ट ड्यू है उसमें से घटा लो, और फिर बाकी जितना बचता है। होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा,
जैसे मान लीजिए मेरे को किसी को 1000 रुपए देने हैं फ्रिज के और 2000 देने हैं कूलर के, तो मैंने क्या कहा कि उसको मैंने दे दिया 1500 रुपए और मैंने कहा कि 1000 रुपए फ्रिज के काट लो और 500 रुपए घटा देना तुम कूलर में से। मतलब ड्यू कितना रह जाएगा फिर मेरा? 1500 रुपए। बात को समझ गए? ऐसे ही कहा गया कि जो मेरे को उसको 500 देना है मैंने 700 दिया, जिसमें से 500 वाला तो टोटल काट लो, बिल कंप्लीट खत्म करो, और जो बाकी बच जाता है पैसा खत्म होने से वो दूसरे वाले बिल से घटा देना। क्वेश्चन समझे ना मेरा? नहीं समझे? यस नो? क्वेश्चन लिख दो, शायद समझ गए। ऐसे लिख सकते हैं, अनिल कुमार है ना, 1 जुलाई को कैश पेड ऑफ ₹700, ठीक है, फॉर ड्यू बिल of ₹500 and rest amount is just into another due bills। अब समझे? हमने कैश पेड किया 700 रुपए उस बिल के लिए जिसका ड्यू कितना का था? 500 का था। और बाकी जो 200 बच गया, जैसे 500 तो इससे कट जाएगा, बाकी जो बच गया 200 वो किस में कट जाना चाहिए हमारा? बाकी बचे हुए बिल्स में। बात को समझे ना? तो इस टाइप से। तो यहाँ देखिए, अच्छा 300 300 कितना हो जाएगा हमारा? 700। तो मान लीजिए यहाँ पे कर दिया क्या चीज़? 800 रुपये, और यहाँ पे 700 रुपये वाले पेड हो जाएंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे ऐसे किया, ध्यान से समझिएगा। मैं पेड कर रहा हूँ तो पेमेंट वाउचर में गया। अब पेमेंट किसको कर रहा हूँ? अनिल कुमार, अनिल इलेक्ट्रॉनिक, एंटर। अभी देखिए मुझे इसको देना कितना है? 2650। ये देखिए यहाँ का जो बैलेंस दिखाता है ये बताता है कि कितना रुपए आपको इसको पे करने हैं, ठीक है ना? तो मुझे इसको 2650 देना है, जिसमें से मैंने इसको सिर्फ दिया 800 रुपए। एंटर करते ही देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ अगेंस्ट रेफरेंस। अब एंटर करते ही इसके नाम पे जितने बिल ड्यू होंगे ना वो दिखाएगा। कितने बिल ड्यू है देखिए, एक ठो 700 रुपए वाला ड्यू है और एक ठो उसका 1950 वाला ड्यू है। तो मैंने क्या किया कि 700 रुपए वाले ड्यू वाला पैसे को मैंने पूरा कंप्लीट यूज कर लिया, मतलब एंटर करके उसको खत्म कर दिया। अब नीचे आएंगे तो देखिए 700 तो कट गया, लेकिन 100 रुपए किस में एडजस्ट किया जाए? तो अगेंस्ट रेफरेंस पे फिर करेंगे और 100 रुपए ये 1950 वाले में से हम घटा देंगे। मतलब अब सिर्फ कितना रह जाएगा? वो 1850। देखिए इसके नाम पे अब कितना रह गया? 1850। एंटर करेंगे और हम लोग यहाँ पे दे देंगे कैश, एंटर, एक्सेप्ट। अगेंस्ट रेफरेंस समझ आया? जितने ड्यू पेंडिंग बिल्स थे वो सब शो करेगा। आप कितना पैसा किस में एडजस्ट करना चाहते हो वो डाल के एंट्री करेंगे। हाँ, है ना? चलिए ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे थे? यहीं पे थे। लास्ट एक चीज और, छींक आ रहा है जी। तबीयत खराब होगा मेरा। हाँ, अब मान लीजिए मैंने पेमेंट किया, मेरे को किसी से पेमेंट रिसीव हुआ। क्या हुआ? पेमेंट रिसीव हुआ। तो पेमेंट रिसीव हुआ तो उसने भी पेमेंट पूरा नहीं दिया। मान लीजिए कह दिया कि थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं तुमको, तो ऐसे कर सकते हैं, कैश रिसीव्ड, REC लिख दिया है, IEVD, जो भी रिसीव्ड फ्रॉम राहुल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ रुपीज, कितना ले रहे हैं हम लोग? मान लीजिए ये राहुल से कितना कितना लेना था, 650 इसका, 850 इसका।
मान लीजिए उसने 900 रुपये दिए, कितने दिए? 900 रुपये, ठीक है। बट नहीं, कैश रिसीव्ड 900 ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम राहुल इलेक्ट्रॉनिक फॉर ड्यू बिल ऑफ कितने का? 650 एंड रेस्ट अमाउंट इज, ठीक है, सेटलमेंट ऑन अनदर ड्यू बिल। मतलब बचे हुए पैसे को दूसरे ड्यू बिल में सेटलमेंट किया जाए। 650 वाले के लिए 900 रुपये दिया है, लेकिन जो बच जाएगा पैसा 650 के बाद, वो दूसरे बिल में सेटलमेंट के लिए उसने दिया था। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो देखिए, कैश रिसीव हुआ तो रिसिप्ट वाउचर में, और किससे रिसीव हुआ उसका नाम लेंगे, जैसे राहुल से। अब कितना रिसीव हुआ, देखिए उससे हमको टोटल पैसा कितना लेना था, 2150, लेकिन अब हमको उससे कितना मिल रहा है, कहा कि 900 रुपये मिल रहा है। तो एंटर करते ही देखिए क्या मिला, अगेंस्ट रेफरेंस आया, एंटर कर देंगे। एंटर करते ही देखिए एक तो बोल रहा है 850 का बिल ड्यू है और 1300 का बिल ड्यू है उसका। मतलब दो बिल बने हुए थे, एक 1 अप्रैल वाला, एक 1 मई वाला। तो मैंने कहा कि 1 अप्रैल का उसने पूरा पेमेंट कर दिया। अब बचा हुआ पैसा अगेंस्ट रेफरेंस फिर से एंटर करेंगे, और बचा हुआ पैसा ये 1300 वाले बिल में से घटाना है। एंटर करेंगे और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके नाम पे सिर्फ 1250 की वैल्यू रह गई। तो इसको हम लोग, अच्छा सॉरी, नीचे वाले में ना एडवर्टाइजमेंट ले लिया, यहाँ पे कैश होगा, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये होता है बिल वाइज डिटेल। नाउ क्लियर? कैश रिसिव्ड, तो हम लोग वैल्यू को ऐसे सेटल करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन ये बोल दे फुल सेटलमेंट हो गया है, समझ गया? आज के लिए इतना करें, बंद, मर्जी है। हेलो, हाउ आर, सुनाई दे रहा? हाँ सर, ठीक है। एक चीज देखिए, यहाँ पर अभी तक जितना आप लोगों ने नहीं किया है, जितने लोगों ने, ये वाला टास्क जरूर करिएगा। ये मैंने बनाया है अपने मेहनत से, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मारा है, वरना मिक्स हो जाएगा। हाँ, इसलिए रोक रहा हूँ थोड़ा सा। जो टॉपिक नहीं पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड नहीं है, न्यू प्रैक्टिस सीट 30 क्वेश्चन का है, जिसमें से अगेंस्ट रेफरेंस तक अगर आप लोग कर लेते हैं तो ठीक है। इसमें बस एडवांस वाला लाइन छूट जाएगा आप लोग का, ऑन अकाउंट बताना नहीं पड़ता, वो बस डायरेक्ट ले लेते हैं। वो आप लोग जब कुछ नहीं सिलेक्ट होता है तो ऑन अकाउंट ले लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, न्यू प्रैक्टिस सीट में थोड़ा सा इंटरव्यू दिया। आज का वीडियो कब मिलेगा? देखिए, नेट वाला व्यवस्था ढूंढ रहा हूँ। क्या करता हूँ ना, मोबाइल के डेटा से पढ़ा तो दे रहा हूँ, लेकिन जो नेट का मैंने लैंड वायर लगाया था, वो उधर क्या कहते हैं ना, जहाँ से है अनपरा साइड से, तो वहीं वायर कहीं टूट गया है। तो उन लोग को मैं 2 दिन से परेशान कर रहा हूँ, तो आज बना देंगे सर, कल बना देंगे सर, ऐसे ही कर रहे हैं। कहा बताएं, वो लोग ना पैसा ले लेते हैं, लेकिन फिर लापरवाह है, मोनोपोली है उन लोग का, अकेला है ही व्यवस्था, और कहाँ जाएंगे हम। इसीलिए बोला है कल तक बना देंगे सर। देखिए, कल तक बन जाएगा ना, तो कल मैं सारे वीडियोस दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे करने की कोशिश करिएगा। और ये जो मैं प्रैक्टिस सेट है दिखा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए। जितना अभी तक का मैंने पढ़ाया है उसमें रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन छोड़कर, जो कि थोड़ा रेयर केस में होते हैं, तो बाकी सब ये इसमें है। देख लीजिए, फुल स्क्रीन में है। यहाँ पे देखेंगे आप, स्टार्टेड बिजनेस से लेकर आपका, ये देखिए 15 दिन क्रेडिट डेज, ये बिल बनाने के लिए जो अभी हम बता रहे थे ना, वही सब है। यहाँ पे परचेज किए हैं कैश में, फिर भी पार्टी का नाम आ रहा है। तो मैंने बताया अभी आप लोग को कि अगर कैश हुआ है तो पार्टी नेम में कैश रहेगा, लेकिन पार्टी डिटेल्स जब आएगा तो वहाँ पे हम उसका डिटेल्स भर देंगे, जो भी बंदा होगा। वैसे ही यहाँ पे करना है। और फिर यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग उधार में सामान सेल या परचेज करेंगे, तो वहाँ पे आपका क्रेडिट डेज दे दे रहा है कि कितने दिन का उसका बिल पेंडिंग करना है, ठीक है ना। तो ये है। फिर इसी तरीके से फिर यहाँ पे देखिए कुछ सामान है जो कि हम खरीदे हैं, जिसमें बैच नंबर बताया है, मैन्युफैक्चर डेट बताया है, एक्सपायरी डेट बताया है, तो ये भी मैंने बताया होगा। और साथ ही यहाँ पे देखिए
आपको बताया है कि ये सामान आप जब खरीद रहे हैं तो ऑन साइड में कितना पीस है, वेयर हाउस में कितना पीस है, मतलब आपको यहाँ गोडाउन का भी यूज करना है। मतलब अगर इस सीट को आप कंप्लीट कर लेते हैं 30 क्वेश्चन, तो लगभग अभी तक जितना तक मैंने बताया है वो सब आप लोग कर लेंगे। अगर बिना पूछे कर लेते हैं ये मेरे से, तो मान लेंगे आप लोग को एकदम टैली एकदम बढ़िया वाला आ गया है। ठीक है ना? तो कोशिश करिएगा, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, करेंगे आप लोग? हाँ ठीक, कोशिश जरूर करिएगा, ये वाला में लापरवाही नहीं चाहिए। करिएगा, फंसिएगा तो पूछिएगा, ठीक है ना? तो वो मैं बताऊंगा, इसमें इनकार नहीं है, लेकिन करना है। तो मैं ये, हाँ, इसके लास्ट में मैंने ट्रायल बैलेंस और वो क्या कहते हैं स्टॉक समरी ये सब लगाया था, लेकिन मेरे ही से जीरो इधर कम बेसी करने में ना ट्रायल बैलेंस ही अलग आ गया। मैंने लिखा कुछ और था, 12,000 और वहाँ मार दिया 1,20,000 अमाउंट, तो ट्रायल बैलेंस गड़बड़ हो गया। तो मैं थोड़ा उसको एडिट करके ही, ट्रायल बैलेंस अभी नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही भेजूंगा, ट्रायल बैलेंस बाद में मिलाने के लिए दूंगा। ओके, क्योंकि 30 क्वेश्चन करने में शायद आप लोग को 2-3 घंटे लगेंगे। डायरेक्ट आप करना सीखिएगा कि डायरेक्ट अल्ट सी मार के बनाना शुरू करें। याद रखिएगा वो टाइम गया कि पहले इंडिविजुअल लेजर बना, हाँ, गोडाउन बना लीजिएगा, बैच विल वाइज डिटेल यस करना है, क्या के बैच वाइज डिटेल यस करना है। सेटिंग्स को पहले यस नो कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या क्या चीज़ की यस की ज़रूरत है, यस कर लीजिए, गोडाउन बना लीजिए, ऑन साइड वेयर हाउस, तब काम करना शुरू करिए, फिर एकदम ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्लास को रैप अप करूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन मैं अभी भेज रहा हूँ, आप लोग करने की कोशिश करेंगे। जिसमें भी 15 दिन 20 दिन क्रेडिट डेज लिखा है तो समझ जाइए वो जो अभी मैं बता रहा था ना बिल वाइज डिटेल वो है। और पार्टी नेम याद रखिएगा, नगद हो रहा है, कैश में हो रहा है, बैंक में हो रहा है, तो पार्टी में वही कैश बैंक होगा। हाँ, डिटेल्स में आपको नाम डालने होंगे, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि किससे खरीदे और किसको बेचे हैं। और उधार है तो डायरेक्टली आप लेजर बनाइए, पार्टी नेम में वो नाम डालिए, ऑटोमेटिक वो डिटेल्स में भी ले लेगा। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को एंड करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। अभी ग्रुप में क्वेश्चन चला जाएगा, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना? शुरू से एक नया फ्रेश कंपनी बना के, उसके शुरू में मैंने बता भी दिया है कि कंपनी किस नाम से बनेगी, कंपनी का टाइप क्या होगा, उसका जीएसटी नंबर क्या है, सारा चीज़ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सब में है। तो इस हिसाब से कर लीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।